ठीक है। तो आईबीएस को अगर हमें ठीक करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें इंटेस्टाइन के बारे में समझना पड़ेगा और हमें उसकी पेरिस्टल्सिस मूवमेंट के बारे में समझना पड़ेगा। आज के टॉपिक में हम पेरिस्टल्सिस मूवमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम इंटेस्टाइनल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जिनका कि मेन रोल होता है। क्लास अगर ज़्यादा मटेरियल रहता है या हमारे पास समय कम बचता है तो हम इसको 2 पार्ट में भी करने की कोशिश करेंगे। अगर एक पार्ट में समराइज हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। तो इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम मुख्य तौर पर यह गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यहाँ अभी हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात करेंगे पेरिस्टल्सिस मूवमेंट की। अगर हमने इसकी एनाटॉमी या फिजियोलॉजी समझ ली तो आईबीएस जैसे केसेस को ठीक करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो पेरिस्टल्सिस मूवमेंट क्या है, इसके बारे में मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखूंगा। पेरिस्टल्सिस मूवमेंट मुख्य तौर पर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसको आम भाषा में पेट और आंतड़ियों के बीच में होने वाली जो चालें या मूवमेंट हैं उनको कहते हैं। यह मूवमेंट 2 तरह की होती है। अभी तक हमको पेरिस्टल्सिस मूवमेंट एक ही तरह की पता थी, लेकिन जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पर 2 तरह की मूवमेंट होती है। मैं इसके लिए पिक्चर आपके सामने रखूंगा तो समझना आसान हो जाएगा। ये ये आपके सामने पिक्चर है, इसमें इजीली समझने के लिए। हाँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस पिक्चर में कि जो भी हम खाना खाते हैं वह 2 तरह से आगे बढ़ता है। एक तो जो है इस तरीके से ये आगे मूवमेंट होती जाएगी, फूड आया ये आगे चला गया, फिर ये एक जगह कॉन्ट्रैक्शन और फिर डायलेशन, कॉन्ट्रैक्शन डायलेशन, इस तरीके से ये होता जाता है और ये खाना आगे बढ़ता है। जो भी बचा हुआ भोजन है ये आगे बढ़ता है। तो पहली जो मूवमेंट है वो है प्रोपल्सिव मूवमेंट। प्रोपल्सिव मूवमेंट क्या है, इस प्रक्रिया में भोजन का पचना और उसका आंतड़ियों के द्वारा अवशोषित करने की प्रक्रिया में एक निश्चित समय में निश्चित चाल का होना उसको प्रोपल्सिव या आगे धकेलने की प्रक्रिया वाली एक यह चाल है या लहर है या मूवमेंट है। तो ये इसका मुख्य कार्य है भोजन को आगे धकेलना। कौन सी मूवमेंट? प्रोपल्सिव मूवमेंट। दूसरा है मिक्सिंग मूवमेंट। इस प्रक्रिया में आंतड़ियों के अंदर सब प्रकार के जो भोजन तत्वों के मिश्रण को एक सार, एक निश्चित रूप में, एक निश्चित आकार देता है ये, जो कि मल के रूप में होता है। इसमें पानी और खाए हुए भोजनों के अंश सब एक रूप हो जाते हैं। ये प्रक्रिया ऐसी है जैसे एक मिक्सिंग जार में अलग अलग तत्वों का एक सार हो जाना या मिल जाना। ये मूवमेंट मिक्सी के उस ब्लेड के जैसी प्रक्रिया करती है। इसको हम एक पिक्चर से समझेंगे। मिक्सिंग मूवमेंट ये देखिए, एक तरह की मूवमेंट जो है कि एक में तो वह आगे बढ़ रहा है, दूसरा आप जब पिक्चर यहाँ देख रहे होंगे, कर्सर के पास देखिए, तो ये यहाँ पर ऐसा घूमता है। ये सर्कुलर होते हैं, आंतों के अंदर जो है सर्किल के रूप में कुछ मजल होते हैं, तो वो इसको घुमाते हैं। जो भी हमने खाना हुआ भोजन है वो यहाँ पर धीरे धीरे, जो भी हमने हार्ड फूड खाया है वह धीरे धीरे बारीक पिसकर जो है स्मूथ हो जाता है। तो एक है ये मिक्सिंग मूवमेंट और दूसरा जो है इस तरीके से आगे ये बढ़ता चला जाएगा।
प्रोपल्स, अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोपल्सिव मूवमेंट, पहली वाली जो मूवमेंट है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होती है। इसको पेरिस्टल्सिस या लहर जैसे रूप में चलने वाली मूवमेंट कहते हैं। आमतौर पर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट किसे कहेंगे, जो हमारे मुंह से लेकर एनस तक की जो भी एलिमेंट्री कैनाल है, जिसमें हमारा ईसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहलाता है। तो आमतौर पर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की मूवमेंट या चाल को पेरिस्टल्सिस कहते हैं। आमतौर पर जब एक निवाला हम खाते हैं तो पेरिस्टल्सिस मूवमेंट में जैसे जैसे वह निवाला आगे की ओर चलता जाता है तो आंतड़ी का अगला भाग खुलता चला जाता है और पिछला भाग तुरंत बंद होता चला जाता है, और वो पिछला बंद हिस्सा निवाले को आगे आगे धकेलता चला जाता है। आंतड़ी में स्मूथ मसल्स की नाली में, नाली मतलब जो कैविटी है उसकी, तो स्मूथ मसल की नाली में सिकुड़ने वाले रिंग होते हैं, रिंग जैसे सर्कल होते हैं, जो कि पूरी आंतड़ी यानी ट्यूब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के अंदर होते हैं। पर याद रखें कि ये मूवमेंट सिर्फ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ही नहीं होती, बल्कि ये मूवमेंट जो है बाइल डक्ट और हमारी ग्रंथियों की नलियां, यूरेटर और बहुत से स्मूथ मसल से बनने वाली ट्यूब्स जो शरीर के विभिन्न हिस्सों में हो सकती, उनमें भी ये मूवमेंट चलती। कौन सी मूवमेंट? पेरिस्टल्सिस मूवमेंट चलती है। तो इस प्रक्रिया में आंतड़ी का अगला भाग फैलता जाता है और पिछला भाग सिकुड़ता चला जाता है। जब बहुत सारा खाना हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक में जमा हो जाता है तो हमारा एंटेरिक नर्वस सिस्टम हमारे इस भाग को कुछ फैला देता है या स्ट्रेच कर देता है, जो कम से कम 2 से 3 सेंटीमीटर हो सकता है, और इसी 2 से 3 सेंटीमीटर वाले हिस्से में सिकुड़ने वाले रिंग अपनी पेरिस्टल्सिस मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। ये जो रिंग है, ये एक पिक्चर से देखेंगे तो उसमें समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर आप लार्ज इंटेस्टाइन में ये रिंग देख सकते हैं, इस तरीके के ये रिंग रहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये धीरे धीरे पहले आगे का हिस्सा खुलेगा, फिर पीछे का बंद होगा, इतने में फूड आगे जाएगा, फिर पीछे का हिस्सा फिर खुलेगा, फिर इस तरीके से ये आगे बढ़ता चला जाता है। इसकी केमिस्ट्री, तो इसी तो कम से कम 2 से 3 सेंटीमीटर हो सकता है, और इसी 2 से 3 सेंटीमीटर वाले हिस्से में सिकुड़ने वाले रिंग अपनी पेरिस्टल्टिक मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। इसे थोड़ा मैं फिर से पढ़ूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। जब बहुत सारा खाना हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में जमा हो जाता है तो हमारा इंटेरिक नर्वस सिस्टम, हमारी आंतों में भी नर्व होती हैं, उन छोटी छोटी नर्व से मिलकर हमारा इंटेरिक नर्वस सिस्टम बनता है, जिसे मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। तो उस वह जो हमारा इंटेरिक नर्वस सिस्टम है, हमारे इस भाग को, किस भाग को, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का जिस पार्ट में फूड है उस भाग को कुछ फैला देता है या स्ट्रेच कर देता है, तो उसका जो भी नॉर्मल साइज है उससे थोड़ा सा उसको चौड़ा कर देगा, तो जो कि कम से कम 2 से 3 सेंटीमीटर हो सकता है, और इसी 2 से 3 सेंटीमीटर वाले हिस्से में सिकुड़ने वाले रिंग अपनी पेरिस्टल्सिस मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा कुछ केमिकल और फिजिकल इरिटेशन से भी पेरिस्टल्सिस मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि आपने देखा होगा
कि अचानक से मान लीजिए हम किसी ने पेट में टच किया तो एक गुदगुदी सी फील होती है, कुछ सेंसेशन फील होता है, या फिर हमने कुछ ऐसी दवाई खा ली या केमिकल खा लिया तो या तो आपको लूज मोशन स्टार्ट हो जाता है। तो इससे भी ये जो मूवमेंट है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट है, वो स्टार्ट हो जाती है। कुछ ऐसे केमिकल होती हैं, दवाइयाँ होती हैं जिनसे ये ट्रिगर होके मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, और तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि आदमी को या तो लूज मोशन भी लग सकते हैं, या फिर कई बार हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, या आपने देखा होगा कई बार बच्चों को हम डांट देते हैं, चिल्ला देते हैं, तो उनके जो है या तो यूरिन निकल जाती है या मोशन पास होने लगता है। तो वो कारण क्या है, उनकी वो ट्रिगर हो जाती है जो नर्वस सिस्टम है, उसके कारण जो है इंटेस्टाइन ट्रिगर होगी और पेरिस्टालसिस मूवमेंट स्टार्ट होगी, जिससे उनका या तो थोड़ी मात्रा में मोशन निकल जाएगा या यूरिन निकल जाती है। ये भी हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के, उनके परिणाम स्वरूप ये चीजें होती हैं। तो इसी में इसी तरह से बताया, जैसे कब्ज वाली दवाई खा लेना, ये केमिकल का भाग है। तो फिजिकल में जैसे किसी चीज से डर जाना या नाभि का अपसेट हो जाना, ये भी पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बढ़ावा देती है। अक्सर हमने देखा होगा कि नाभि के एक तरफ खिसकने से जो है कब्ज हो जाती है, किसी दूसरी तरफ खिसकने से उसको जो है लूज मोशन हो जाते हैं। तो नाभि के खिसकने से भी जो है पेरिस्टालसिस मूवमेंट पे असर गिरता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आंतड़ी को बहुत स्मूथ और तेजी से पेरिस्टालसिस मूवमेंट को उकसाता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या है, जैसे एडिनेलिन है, नॉर एडिनेलिन है, इस तरीके के जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं, हार्मोन्स हैं, ये आंतड़ी के जो है पेरिस्टालसिस मूवमेंट को कंट्रोल भी करते हैं, उसको रोकते भी हैं और उसको बढ़ाते भी हैं। तो कई बार कोई दवाई हमारे पेरिस्टालसिस मूवमेंट को कमजोर कर देती है। तो जैसे कि एट्रोपिन नाम का इंजेक्शन दे दिया जाए तो इसके साइड इफेक्ट में कोलाइनर्जिक नर्व में पाए जाने वाले माइंट्रिक प्लेक्सस में पैरालाइज्ड हो जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट वर्ड आया है, माइंट्रिक प्लेक्सस। मैं इसके बारे में अभी आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। तो कुछ ऐसी इंजेक्शन दवाइयां हैं जहां, जैसा कि इसमें बताया, एट्रोपिन नाम का इंजेक्शन है, तो इससे कोलाइनर्जिक नर्व जो कि कोलन के लिए आती, कोलन मतलब जो हमारी आंतड़ी का दूसरा नाम कोलन भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो आपने सुना होगा ट्रांसवर्स कॉलन, है ना, सिग्मोइड कॉलन। तो इस तरीके से ये कॉलन मतलब आंतड़ी के हिस्सों का नाम होता है। कॉलन अगर बोला जाए तो आंत को भी बोलते हैं। तो अगर ये इंजेक्शन से क्या हो जाता है, कोलाइनर्जिक नर्व जो है डैमेज हो जाती है, जिससे क्या होता है कि माइंटेरिक प्लेक्सिस में पैरालाइज्ड हो जाता है। ये प्लेक्सिस क्या होते हैं, कुछ नर्व के गुच्छे होते हैं जो कि प्लेक्सिस कहलाते हैं, जिस कारण पेरिस्टालसिस मूवमेंट में रुकावट आ जाती है। माइंट्रिक प्लेक्सिस पेरिस्टालसिस मूवमेंट को प्रभावी रूप से सुचारू करने के लिए जरूरी होता है। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, माइंट्रिक प्लेक्सिस पेरिस्टालसिस मूवमेंट को प्रभावी रूप से सुचारू करने के लिए जरूरी होता है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट मुंह के पीछे से स्टार्ट होकर जो है गुदा तक एक निश्चित दूरी तय करती है। इसका कुछ निश्चित डायरेक्शन को बताना अभी तक निश्चित नहीं हुआ है, जबकि सिर्फ इतना कह सकते हैं कि माइंट्रिक प्लेक्सिस ही एनल डायरेक्शन को पोलराइज्ड करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने फूड खाया है वो एनल की डायरेक्शन में जो जा रहा है, वो माइंट्रिक प्लेक्सिस की वजह से वो फूड आगे की तरफ बढ़ता है, वो डायरेक्शन देता है। तो नर्व जो है मजल को कंट्रोल करते हैं और मजल जो है नर्व के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट होती है, ठीक है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहाँ से शुरू होती, मुंह के पिछले हिस्से से शुरू होती है। जब पेरिस्टालसिस मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है तो 5 से 10 सेंटीमीटर तक आगे एनल डायरेक्शन की तरफ बढ़ती जाती है, परंतु इसी मूवमेंट के बीच में एक रिलैक्स टाइम भी आता है जो कुछ सेंटीमीटर का हो सकता है। इसको मेडिकल भाषा में रिसेप्टिव रिलैक्सेशन पीरियड कहते हैं। इस पीरियड के दौरान ही भोजन को आगे की ओर धकेलने में मदद मिलती है,
परंतु याद रखें ये प्रक्रिया होने के लिए माइंटरिक प्लेक्सिस का होना जरूरी है। माइंट्रिक प्लेक्सिस का नाम आया है तो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। इसके बाद जो है फिर हम मिक्सिंग मूवमेंट के ऊपर आएंगे कि मिक्सिंग मूवमेंट क्या है। अभी हमने देखा प्रोपल्सिव मूवमेंट, तो माइंट्रिक प्लेक्सिस क्या है एक इमेज से भी आप समझेंगे। हाँ, ये पिक्चर आपके सामने है। इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे ये आंतड़ी का हिस्सा है, ये समझ लीजिए उसका एक पार्ट जो है हमने काटा हुआ है। तो आंतड़ी के अंदर का जो गोल भाग है ये ल्यूमेन कहलाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है म्यूकोसा यानी म्यूकस मेम्ब्रेन। ये म्यूकस मेम्ब्रेन ही होती है जो कि वहां पर एक स्मूथ सिस्टम बना के रखती है ताकि जो फीसिस है, मोशन है, वो आराम से पास हो सके। तो पहली लेयर है म्यूकोसा की, दूसरी लेयर है सब म्यूकोसा, ठीक है। म्यूकोसा का काम क्या होता है, म्यूकस को जनरेट करना। तो दूसरी लेयर है सब म्यूकोसा। तीसरी लेयर में है सर्कुलर मसल्स, ठीक है, ये सर्कुलर मसल्स है। चौथी लेयर में आ जाता है ये सब म्यूकोसल प्लेक्सिस, और फिर यहां पर आ जाता है ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, और सर्कुलर मसल्स के बीच में जो है यहाँ पर जो पीले रंग का जो दिख रहा है नर्व के गुच्छे, इन्हीं को माइंट्रिक प्लेक्सिस कहा जाता है। ये ही जो है ना, यही नर्व जो है, यही माइंट्रिक प्लेक्सिस जो है इंटेस्टाइन की पेरिस्टालसिस मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करते हैं। अगर किसी कारण से यह प्लेक्सिस फेल हो जाए या पैरालाइज्ड हो जाए तो इंटेस्टाइन में पेरिस्टालसिस मूवमेंट, खाने को आगे बढ़ाने वाली मूवमेंट जो है वो नहीं हो पाएगी, और ऐसे लोगों का जो है पेट जो है रेगुलर साफ नहीं होगा। हो सकता है उनको 3-4 दिन या और भी लंबे समय तक टाइम लग जाए, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो आंतों की सबसे ऊपरी जो परत है ना, मसल से, टिश्यू से घिरी हुई है, फिर उसके बाद ब्लड वेसल्स, फिर उसके बाद ये नर्व्स जो है मसल्स के कंट्रोल करती हैं। और म्यूकस मेम्ब्रेन का क्या काम है, म्यूकोसा, ये म्यूकस जनरेट करना, ठीक है। ये सारा काम जो है यही माइंट्रिक प्लेक्सिस, या इसी को हम जो है इंटेस्टाइन का ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटेरिक नर्व, इन्हीं छोटे छोटे गैंग्लियन से मिलकर हमारा इंटेरिक नर्वस सिस्टम बनता है। और इनमें कुछ न्यूरोट्रांसमीटर भी बनते हैं जिनकी हम बाद में चर्चा करेंगे। माइंट्रिक प्लेक्सिस, अब इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। माइंट्रिक प्लेक्सिस जिसे एयर बाक प्लेक्सिस के नाम से भी जाना जाता है, इंटेरिक नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा है जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मांसपेशियों की परतों के भीतर अंतर्निहित होता है। जैसे मैंने अभी दिखाया कि दो मांसपेशियों के बीच में ये रहता है। इंटेरिक नर्वस सिस्टम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो प्रणाली है उसको पूरी तरह से कंट्रोल करता है, जिसे अक्सर इसके जटिल और स्वतंत्र संचालन के कारण दूसरा मस्तिष्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दूसरा मस्तिष्क, गट ब्रेन जिसे कहते हैं, गट ब्रेन कहा जाता है। माइंट्रिक प्लेक्सिस विशेष रूप से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में मस्कुलरिस एक्सटर्ना की, इसके लिए आपको पिक्चर दिखानी पड़ेगी तो उससे ये समझ में आएगा। एक तरह का ये जो है मांसपेशियों के बीच स्थित एक गैंग्लिया और नर्व्स का एक नेटवर्क है जो कि हमारी पूरी इंटेस्टाइन में फैला हुआ है। ये जो है एनस तक फैला हुआ है। इसके लिए दूसरी पिक्चर में दिखाऊंगा, समझना और आसान होगा। ये देखिए, अभी क्या किया गया है, आंतड़ी के एक छोटे से हिस्से को दिखाया गया है।
तो इसमें आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि पहले ल्यूमन, ये आंतड़ी का बीच वाला हिस्सा, गोल हिस्सा जिसके अंदर से फूड आगे बढ़ता है। फिर आता है एपिथीलियम, ये एपिथीलियम लेयर आएगी। ये सभी जो है इसमें 3 पार्ट है म्यूकोसा के अंदर। एपिथीलियम है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और फिर ये है सेकंड आ जाता है ये मस्कुलरिस म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। तो ये यहाँ पे यहाँ की जो सेल्स हैं ये म्यूकस और फ्लूइड जो है जनरेट करती है। फिर तीसरा आता है ये जो अभी हमने पढ़ रहे थे, मस्कुलरिस प्रोप्रिया। तो इसमें आएंगे सर्कुलर मसल्स। इसके मसल्स कैसे रहेंगे? सर्कुलर फॉर्म में रहेंगे वो, तभी तो वो मूवमेंट होगी उसकी आंतों की, ठीक है। तो सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के बीच में माइंट्रिक प्लेक्सिस ये यहाँ पे होता है। यहाँ पर जो सेल्स हैं, ग्लियल सेल्स वगैरह हैं, और भी जो नर्वस सिस्टम की जो सेल्स हैं वो वहां पर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइंट्रिक प्लेक्सिस के कार्यों में पेरिस्टल्सिस को स्थानांतरित करने वाले जो मांसपेशियां हैं, या पेरिस्टल्सिस मूवमेंट को बनाने वाली जो मांसपेशियां, उनका कंट्रोल करना, और ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करना, और साथ ही जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, बॉडी फ्लूइड है, उनके सीक्रेशन को नियंत्रित करना, इसका ऐसे कार्यों में ये शामिल होती है। यानी कि इसी की वजह से पेरिस्टल्सिस मूवमेंट, मांसपेशियों का सिकुड़ना, फैलना, और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ब्लड प्रवाह को कंट्रोल करना, कब ज्यादा रक्त भेजना है, कब कम करना है, और जो डाइजेस्टिव एंजाइम है और तरल पदार्थ जो भी बॉडी फ्लूइड हैं, उनके सीक्रेशन कितना करना है, कितना नहीं करना है, यह सब कंट्रोल करने का काम माइंटरिक प्लेक्सिस करता है। यह इंटेस्टाइन के इन्वायरमेंट में जो है फिजिकल और केमिकल दोनों तरह के जो भी परिवर्तन होते हैं, उनमें ये जो है सेंसरी कार्यों में अपनी एक भूमिका निभाता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो माइंट्रिक प्लेक्सिस जो है हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की प्रणाली के सारे कार्यों को देखता है, जो कि भोजन के अच्छे से पाचन होना, अवशोषण होना और उसका बाहर निकलना, इन तीनों कार्यों को जो है वह कंट्रोल करता है। अगर इस प्लेक्सिस की कमजोरी हो जाए या ये कमजोर हो जाए तो इससे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पेरिस्टल्सिस मूवमेंट में जो है प्रॉब्लम आ जाती, जिसकी वजह से एक्लेसिया, गैस्ट्रोपेरेसिस और आईबीएस हो जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा आईबीएस का एक मुख्य कारण माइंट्रिक प्लेक्सिस का ठीक ढंग से काम नहीं करना, यानी कि इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर जो नर्वस सिस्टम है वह अगर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है तो यह जो है आदमी के अंदर जो भी है आईबीएस की प्रॉब्लम डेवलप कर सकता है। अगर इसको ज्यादा स्टिमुलेशन मिलेगा तो ये ओवरवर्क करेगा, अगर इसको कम स्टिमुलेशन मिले तो फिर ये जो है पेरिस्टल्सिस मूवमेंट को एकदम स्लो कर देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने माइंट्रिक प्लेक्सिस को समझ लिया है, और पहली जो मूवमेंट थी प्रोपल्सिव मूवमेंट को भी हमने समझा है। प्रोपल्सिव मूवमेंट का मुख्य कार्य क्या है? खाने को आगे बढ़ाना। ठीक है, अब हम मिक्सिंग मूवमेंट के बारे में समझते हैं। मिक्सिंग मूवमेंट, इसको सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। सेगमेंटल का मतलब होता है कोई एक हिस्सा। तो मिक्सिंग मूवमेंट हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रूप में होती है। यहाँ ध्यान रखिए, मिक्सिंग मूवमेंट मतलब खाने को मिक्स करने वाली मूवमेंट। ये भी किसका पार्ट है? पेरिस्टल्सिस मूवमेंट का।
तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट दो तरह से कार्य करती है, एक तो खाने को आगे बढ़ाना और दूसरा है उसको मिक्स करना। ठीक है, और ये मिक्स कैसे करेगी, जो हमारे सर्कुलर मसल होते हैं, जो रिंग शेप जो मसल है, उन्हीं के माध्यम से ये उसको मिक्स करती है। ठीक है, तो मिक्सिंग मूवमेंट हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रूप में होती है। कुछ हिस्सों में यह मूवमेंट बड़ी ज्यादा होती है, जो कि पेरिस्टालसिस कॉन्ट्रैक्शन के कारण होती है, और ये तब ज्यादा होती है जब किसी इंस्पेक्टर के द्वारा आंतड़ी के कुछ हिस्से को ब्लॉक किया जाता है। इसका मतलब जैसे कि पाइलोरिक इंस्पेक्टर जो है उस वो रुक जाए, तो कुछ हिस्से को जो है ब्लॉक कर दिए, अब आगे पहले काम हो जाएगा फिर वो आगे बढ़ेगी। तो इसको थोड़ा ठीक से समझिए, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है इसमें, इसीलिए इसको ध्यान से हम पढ़ेंगे। तो कुछ हिस्सों में यह मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है, जो कि पेरिस्टल्टिक कॉन्ट्रैक्शन के कारण होती है, और ये तब ज्यादा होती है जब किसी स्फिंक्टर के द्वारा आंतड़ी के कुछ हिस्से को ब्लॉक किया जाता है। फिर पेरिस्टालसिस वेव स्फिंक्टर के खुलने पर आंतड़ी में जमा पदार्थों को यानी कि भोजन को आगे की ओर धकेलना शुरू कर देती है। आमतौर पर आंतड़ी के कुछ सेंटीमीटर के हिस्सों में ये प्रक्रिया चलती रहती है। ये आंतड़ी के सिकुड़ने की प्रक्रिया में 5 से 30 सेकंड लगते हैं। कितना टाइम लगता है? 5 to 30 सेकंड। और नई कॉन्ट्रैक्शन या सिकुड़ने के लिए पहले पदार्थ कट के या उसको चूरा करके पहले से दूसरे भाग में आगे की ओर धकेला जाता है। थोड़ा ध्यान से फिर से इसको मैं एक बार रिवाइज कर दूं। कुछ हिस्सों में ये होती है जहां पर इसमें क्या होगा, जो भी फूड आया 5 से 30 सेकंड के अंदर उसको बिल्कुल बारीक कर दिया जाएगा, बड़े बड़े जो टुकड़े हैं खाने के उनको बारीक किया जाएगा, फिर वो जो है आगे वो सिकुड़ेगा और वो आगे चला जाएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर आगे चला जाएगा, इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो ऐसे ये धकेलता हुआ आगे बढ़ता है। पहले उसमें मिक्स हो गया, मिक्स होने के बाद उसका एकदम चूरा बन गया, एकदम बिल्कुल बारीक कर दिया जाएगा, वहां एंजाइम और वो सब चीजें मिला के, और फिर आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो यहाँ ये मिक्सिंग का काम होता है। तो पेरिस्टालसिस और आंतड़ियों के सिकुड़ने की प्रक्रिया में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय होता है। जैसा कि मैंने बताया कि 5 से 30 सेकंड लगते हैं। अब इसमें कहीं पे हो सकता है 20 सेकंड लगे, कहीं पे हो सकता है 25 सेकंड लगे, और कहीं पे 10 ही सेकंड लगे। तो वो अपने हिसाब से ये इंटेरिक नर्वस सिस्टम डिसाइड करता है। यह चाल या मूवमेंट प्रॉपर मिक्सिंग करने के और भोज्य पदार्थों को आगे धकेलने में अलग अलग समय से ये होगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय में ये प्रक्रिया होती है, और यह चाल या मूवमेंट प्रॉपर मिक्सिंग करने के और भोज्य पदार्थों को आगे धकेलने का इनका अलग अलग समय होगा। अब हम आते हैं इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम। तो हमने मुख्य चीजें यहाँ पे समझी। अब हमें आसान होगा आईबीएस को समझना कि ये क्यों होता है, किस वजह से होता है। इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम यह एक आम बीमारी है, और यह बड़ी आंत को प्रभावित करती है। इस हिस्से में पीड़ित व्यक्ति को पेट में दर्द एवं मरोड़ होना, सूजन, गैस, कब्ज और डायरिया होना इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम के मुख्य लक्षण हैं। क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? पेट में दर्द होता है, मरोड़ होती है, सूजन होती है, गैस बनती, कभी कब्ज होगा तो कभी डायरिया होगा। ये कुछ उसके मुख्य लक्षण हैं। यदि लंबे समय तक इस समस्या को अनदेखा किया गया तो यह अधिक गंभीर हो सकती है।
कुछ मामलों में इस बीमारी से पीड़ित लोगों की आंत भी जो है क्षतिग्रस्त हो सकती है। हालांकि यह बहुत सामान्य नहीं होता है। शुरुआत में खान-पान, जीवन शैली में बदलाव एवं तनाव कम करके इस बीमारी के लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर का खतरा नहीं होता है, लेकिन यह बीमारी दैनिक दिनचर्या को अधिक प्रभावित करती है। इस कैंसर रहित बीमारी के मरीजों में अनेक लक्षण घातक और सामान्य दोनों ही तरीकों से नजर आ सकते हैं। एक और जहां कुछ रोगियों में लक्षण इतने हल्के होते हैं कि उन्हें पता भी नहीं चल पाता है, और वहीं दूसरी ओर कुछ मरीजों में इससे बहुत सी शारीरिक परेशानियों से गुजरना पड़ता है। यह बीमारी घातक तो नहीं होती है, पर इलाज द्वारा इसे ठीक भी किया जा सकता है। इस बीमारी का इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि आंत का कौन सा हिस्सा इससे प्रभावित है और रोगी में इसके लक्षण कितने ज्यादा या कम नजर आ रहे हैं। यह परेशानी पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में होती है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम पाचन तंत्र के काम में लंबे समय से या बार बार हो रहे परिवर्तनों के कारण समस्या पैदा होती है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कोई रोग नहीं है, बल्कि यह एक साथ होने वाले कई लक्षणों का समूह है। यहाँ पर एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जहां भी सिंड्रोम लिखा होता है, किसी भी बीमारी के पीछे अगर लगा है सिंड्रोम, तो इसका मतलब ये है कि उसके कई सारे कारण, कई सारे लक्षण है। वह एक बीमारी नहीं है, बहुत सारे लक्षणों का एक समूह है। ठीक है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कम से कम 10 से 15% जो है वयस्कों को प्रभावित करता है। अब हम देखेंगे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या होता है। व्हाट इज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम? तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जैसा कि हमने ऊपर देखा था, इसके कई कारण हैं। तो आंत की मांसपेशियों में संकुचन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन, हमारे आंत की दीवार मांसपेशियों की परत से मिलकर बनी होती है। तो जब हम भोजन करते हैं तो भोजन को पाचन तंत्र में भेजने की क्रिया के दौरान ये मांसपेशियां सिकुड़ती हैं। लेकिन जब मांसपेशियां सामान्य से अधिक सिकुड़ जाती हैं, ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो पेट में गैस बनने लगती है और सूजन आ जाती है, जिसके कारण आंत कमजोर हो जाती है और भोजन को पाचन तंत्र में भेज नहीं पाती। इसके कारण व्यक्ति को डायरिया होने लगता है और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या हो जाती है। अधिकतर रोगियों में तनाव के समय यह समस्या अधिक रहती है। तनाव होने पर आमतौर पर एड्रिनल ग्रंथि में, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि तनाव होने पर आमतौर पर एड्रिनल ग्रंथियां, ये कहाँ पर होती हैं? हमारे किडनी के ऊपर। उन ग्रंथियों से एड्रिनल ग्लैंड के अंदर एड्रिनल मेडुला होता है और एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है। तो एड्रिनल मेडुला से एड्रिनलिन और एड्रिनल कॉर्टेक्स से कार्टिजोल नाम के हार्मोनों का सिक्रेशन होता है। कब होता है? जब हम स्ट्रेस में होते हैं या तनाव में होते हैं। तो तनाव की वजह से पूरे पाचन तंत्र में जलन होने लगती है, जिससे पाचन नली में सूजन आ जाती है, और इन सब का नतीजा यह होता है कि पोषक तत्वों का शरीर के काम आना कम हो जाता है। महिलाओं में हार्मोनल बदलाव भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की वजह से हो सकता है। कई महिलाओं में यह समस्या माहवारी के दिनों के आसपास बढ़ जाती है। संवेदनशील कॉलन या कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण यह समस्या पैदा हो सकती है। कई बार पेट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है। माइल्ड सीलिएक डिजीज से आंतों को नुकसान पहुंचने के कारण भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लक्षण उभरने लगते हैं। इसके लक्षण हम देखेंगे, काफी सारे लक्षण हैं, इसीलिए कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं डायग्नोज होने में कि भाई मुझे जो है आईबीएस है या नहीं है। तो इसके हम लक्षण देखते हैं, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं।
क्लास ठीक जा रही है? सभी को समझ में आ रहा है? एक बार ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब हम इसके सिम्टम्स के बारे में देखते हैं। लक्षण, पहला लक्षण है भूख का पूरा अनुभव होना, लेकिन थोड़ा सा भोजन खाते ही पेट के पूरे भरने का एहसास होना। यानी कि ऐसा लगेगा कि भाई जो है भूख तो खूब लगी है, लेकिन थोड़ा सा ही खाएंगे और पेट भर जाएगा। दूसरा लक्षण है कि दो भोजन के बीच पूरा अंतराल होते हुए भी भूख का कम लगना। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए हमने सुबह खाया, सुबह का खाना और दोपहर का खाने के बीच में अगर मान लो एक 3 से 4 घंटे का भी अंतर है, लेकिन फिर भी जो है दोपहर में भूख नहीं लगती है, क्योंकि टाइम तो है पर फिर भी भूख नहीं लग रही। तो ये दूसरा लक्षण है। तीसरा है पेट के ऊपरी हिस्सों में जलन और एसिडिटी का बने रहना। यह भी जो है एक मुख्य सिम्टम्स है, जिसमें कि जलन और एसिडिटी का बने रहना। चौथा सिस्टम है खाना खाने के बाद पेट में तनाव महसूस करना। खाना खाने का ऐसा लगेगा पेट फूला फूला सा है एकदम, जो है अजीब सा अनईजी फील होता है। अगला है कि कब्ज ना होते हुए भी ऐसा आभास होना कि पेट ठीक तरह से साफ नहीं हुआ है। पेट ठीक तरह से साफ नहीं हुआ है। इसमें क्या होता है, कई मरीजों में हमने देखा है कि उनका पेट साफ हो गया, लेकिन फिर भी उनको लगता है, उनको कब्ज भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि अभी कुछ बाकी है, कुछ पेट अभी जो है पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है। ठीक। अगला सिम्टम्स है 2 बार 3 बार सोच जाने की हाजत की अपेक्षा रखना कि पेट साफ हो जाए। ऐसे लोग जो है बार बार मोशन जाने की इनको इच्छा रहती है। तो ये लोग जो है हमेशा इनको लगता है कि पेट जो साफ होना चाहिए पूरा बिल्कुल अंदर से क्लीन हो जाना चाहिए, ये इनके मन के अंदर रहता है और इसके लिए ये बार बार मोशन करने के लिए जाते हैं। तो एक साइकोलॉजिकली भी ये इनके दिमाग में बैठ जाता है कि जब तक 3-4 बार पेट साफ ना हो तो इनको लगता ही नहीं कि पेट साफ हुआ है। अगला सिम्टम्स, चिपचिपा चिकना मल आना या मल में चिकनाई झाग आना, बार बार जो है मल का आना यानी कि बार बार मोशन आना, चिपचिपा आना यानी उसमें म्यूकस का आना, या मल में चिकनाई या कभी कभी झाग आना। तो ऐसे लोग जब कुछ लोगों में ये देखा गया है कि मोशन करेंगे तो कमोड में वो चिपक जाएगा, आसानी से नहीं निकलेगा, तो वो क्या है, म्यूकस है, म्यूकस जो है चिपक जाता है वो। तो ये इस तरीके का मोशन उनको आएगा जिनको आईबीएस होगा। आठवां लक्षण है हमेशा टेंशन में रहना। ये इनका मुख्य लक्षण कई सारे पेशेंटों में ये देखा गया है, ये टेंशन में बहुत रहते हैं, हमेशा टेंशन में कि हमेशा इनका दिमाग लगा रहता है कि आज पेट साफ हुआ तो कितना हुआ, कितनी क्वांटिटी में हुआ। हमेशा इनके दिमाग में जो है पेट से संबंधित चीजें चलती रहती हैं। इंटरनेट पे जाएंगे तो पेट के बारे में सर्च करेंगे, किसी से बात करेंगे तो पेट के बारे में, यानी कि इनका मुख्य मुद्दा जो है पेट ही होता है, उसी के बारे में चिंतन मनन 24 घंटे करते रहते हैं। इस वजह से जो है इनके मन की शांति हमेशा भंग रहती है, और इनके अपनी स्वयं की शांति तो भंग रहती है, साथ में आसपास के जो लोग हैं वह भी कुछ लोग इनसे परेशान हो सकते हैं, क्योंकि इनके क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये बीमारी जो है साइकोलॉजिकल लेवल पर भी लोगों को परेशान करती है। अगला हम सिम्टम्स देखते हैं। कभी कभी इतनी गैस या जलन का बनना कि सही से सोच भी पाना इनका मुश्किल काम लगता है। कभी कभी इतनी ज्यादा गैस बनेगी, जलन होगी कि ये लोग सोच भी नहीं पाते हैं, सोचना भी इनके लिए बहुत बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, कंफ्यूजन में रहना। ठीक है। 10वां जो लक्षण है पेट का फूलना, गैस बनना,
और बिना कुछ भारी भोजन किए पेट में गैस बनने लगती है। यानी कि अगर इन्होंने खिचड़ी भी खाई है या हल्का दलिया खाया है या उपमा, उसको खाने, ऐसे हल्के खाना खाने के बाद भी इनको पेट में गैस बनती है। यानी कि पाचन तंत्र इतना स्लो हो जाता है कि सादा भोजन खाने के बाद भी इनके अंदर जो है गैस बनती रहती है। ठीक है। अगला 11वां लक्षण है कि कभी दस्त तो कभी कब्ज हो जाना। इसमें दो तीन तरह के केस देखने को मिलते हैं। किसी किसी को बहुत ज्यादा कब्ज हो जाएगी, इतनी ज्यादा कब्ज हो जाएगी कि 2-3 दिन तक मोशन ही नहीं जाएंगे। और कब्ज के कारण फिर क्या होता है, हेमरोइड्स हो जाते हैं, पाइल्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से खून भी निकलना शुरू हो जाता है मोशन के साथ। अच्छा, दूसरे तरह के लोग कैसे होते हैं कि उनको जो है कभी दस्त लगते हैं, तो दस्त इतने लगेंगे कि दिन में 7-8 बार दस्त चले जाएंगे। और कई कई तो ऐसे होंगे कि जो है उनको दिन में 10-15 बार भी मोशन हो सकता है। तो जब मोशन बहुत ज्यादा होगा तो शरीर से म्यूकस निकल जाएगा, और म्यूकस में मौजूद इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट जो है शरीर से बाहर निकलने के कारण इनका वजन बहुत तेजी से नीचे गिरता है। हो सकता है कि 2-3 महीनों में ही इनका 10 से 15 किलो वजन कम हो जाए। तो ये भी इन ऐसे पेशेंटों में देखने को मिलता है। अच्छा, दूसरे तरह के पेशेंट क्या है, जिनके मिक्स सिम्टम्स रहते हैं। मिक्स सिम्टम्स यानी कि जो है इनको कभी दस्त लगेंगे तो कभी इनको कब्ज हो जाएगी। पता चले आज दस्त लगे, 2 दिन के बाद फिर कब्ज हो गई, फिर कब्ज को ठीक करने का कुछ ट्रीटमेंट किया, पता चले फिर दस्त लग गए। तो इस तरीके से ये सिस्टम इनका इरिटेट होता रहता है और इस तरीके से ये सिस्टम काम करता है इनका। आगे बढ़ते हैं। अगला सिम्टम्स क्या है, पेट दर्द और गैस बढ़ जाने पर बेचैन होना या फिर कभी कभी उल्टी होने जैसा लगता है। अगला सिम्टम्स है कभी कभी सोच इतनी तेज आती है कि रोक ही नहीं पाते। ये कौन से केस में होगा, जिनको लूज मोशन लगेगी या म्यूकस ज्यादा निकलता है या इन्फेक्शन हो, तो ऐसी कंडीशन में इतनी तेज मोशन की अर्ज उठेगी कि वो उसको रोक भी नहीं पाते। कुछ केसेस में ये शायद ऐसा भी है कि बहुत मतलब अपना कंट्रोल खत्म होने लगता है। ठीक है। अगला सिम्टम्स, कभी सोच जाने के बाद भी लगता है कि पेट अभी साफ नहीं हुआ है, सोच की संतुष्टि नहीं होती है। अच्छा, ये भी एक सिम्टम्स है कि कभी कभी या अक्सर ऐसा देखा गया है कि खाना खाने के तुरंत बाद जो है सोच जाने की हाजत होना। तो ये भी कई लोगों में देखने को मिलता है। 17 नंबर का जो है सिम्टम्स है कि कभी कभी 1-2 दिन तो पेट ठीक रहेगा, तो ये अचानक बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ऐसे पेशेंटों में ये भी आप देखेंगे कि 1-2 दिन पेट ठीक हुआ तो ये बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर 2-4 दिन बाद फिर पेट की वही समस्या शुरू हो जाती है, तो सारा कॉन्फिडेंस जो है नीचे आ जाता है। तो कभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड और कभी बहुत ज्यादा दुखी, वो भी सब क्या है, पेट के कारण ये होता है। आगे बढ़ते हैं। अगर ठीक से पेट साफ ना हो तो भारीपन, सुस्ती, चिड़चिड़ापन और ऊर्जा की कमी लगती है। अगला सिम्टम्स है अनिद्रा, पेट में सूजन, शरीर में भारीपन और अकड़न इत्यादि होना। अगला सिम्टम्स है अचानक से वजन कम होना। और अगला 21 नंबर का जो सिम्टम्स है वह है किसी किसी का पेट बिल्कुल पीठ से चिपक जाता है, वो लोग पेट फुला नहीं पाते हैं, तो ये भी एक लक्षण है। नेक्स्ट सिम्टम्स जो है वो किसी का भी काम में मन नहीं लगता, किसी भी काम में मन नहीं लगता है, बस हमेशा इसी की इन्हीं कल्पनाओं में खोए रहते हैं, पेट के बारे में चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अत्यधिक बातें करते हैं और कल्पनाओं में खोए रहते हैं और साथ ही कई सवालों से घिरे रहते हैं। मैं ठीक हो जाऊंगा या नहीं होऊंगा, होगा भी या नहीं होगा, होऊंगा तो कब तक होऊंगा। और कई बार ये बीमारी इतनी मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है कि कभी कभी पेशेंट को आत्महत्या करने का भी ख्याल आता है। ऐसा लगता है जिंदगी जो है नरक बन गई है। तो इस तरीके से ये पेशेंट ऐसे अलग अलग सिम्टम्स से गुजरते हैं। अब हम देखते हैं आईबीएस के क्या क्या कारण होते हैं, उन कारणों के ऊपर हम
देखेंगे। एक मिनट का हम ब्रेक लेंगे, तब तक आप शायद किसी को पानी वगैरह पीना है तो पी लीजिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे कारणों को कि आईबीएस के क्या क्या कारण होते हैं। इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम क्यों होता है? तो अधिकतर रोगियों में तनाव के समय यह समस्या अधिक रहती है। जैसे नए जॉब के शुरुआती दिन में, जैसे किसी की नई नई जॉब लगी है, उन दिनों में ये हो सकता है। इंटरव्यू के पहले एक डर होता है ना मन में, वो डर की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो इंटरव्यू के पहले कोई दूसरा तनाव का कारण जिसके लिए मरीज संवेदनशील है, सेंसिटिव है, ठीक, किसी तरह का व्यक्तित्व विकार, अवसाद, चिंता यानी दुखी रहना, चिंता करना, या कोई ऐसे लोग भी होते हैं जिनका यौन शोषण यानी यौन शोषण के ये शिकार बन जाते हैं, या उनके साथ किसी तरह की घरेलू हिंसा का इतिहास रहा हो। तो ऐसे लोगों में इंटेस्टाइनल आईबीएस विकसित करने के लिए ये प्रमुख जोखिम भरे कारण है। क्या क्या कारण है? कि जैसे आदमी के अंदर चिंता ज्यादा हो, वो दुखी बहुत रहता है, किसी भी तरह से उसका साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो, उसके अंदर घरेलू हिंसा का शिकार हुआ हो, या फिर किसी भी दूसरे जो जॉब का स्ट्रेस हो, इंटरव्यू कैसे होगा, मेरी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, या फिर और भी कई दूसरे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से तनाव, यानी कि तनाव एक मुख्य कारण है। तो आंतों से संबंधित ये गतिविधियां मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है। ठीक है, आंतों का जो संबंध है मस्तिष्क के द्वारा सीधा कंट्रोल होता है। तो ये गतिविधियां मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है। ये नियंत्रण भी सुचारू नहीं रह जाता, इसीलिए इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को ब्रेन गट डिसऑर्डर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेन गट डिसऑर्डर। गट मतलब इंटेस्टाइन, ब्रेन मतलब दिमाग, यानी कि दोनों के कॉम्बिनेशन से ये बीमारी बनी है, क्योंकि इसमें लोगों को कुछ मानसिक विकार भी होते हैं और आंतों से संबंधित विकार तो इसमें हो ही जाते हैं। कुछ मरीजों में एक निश्चित तरह के खाद्य पदार्थ के सेवन से परेशानी बढ़ती। कुछ लोगों में आप देखेंगे कि उनको किसी खास फूड से एलर्जी होगी और उनके मोशन बढ़ जाएंगे या रुक जाएंगे। तो फूड एलर्जी भी जो है इसका एक, उसमें वो जो है कुछ खास तरह के खाने हैं, जैसे कि किसी को चॉकलेट की वजह से ये हो सकता है, फूल गोभी है, दूध है। अक्सर कई लोगों को देखा जाता है आईबीएस के जो पेशेंट है उनमें दूध को जो है पचा नहीं पाते हैं, तो उसकी वजह से मोशन बढ़ जाते हैं। बीन्स है, शराब या गैस युक्त पेय पदार्थ जो रहते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है ना, चाय है, प्रोसेस्ड स्नैक्स हैं, या जो ज्यादा फैटी या ऑयली फूड जो है उनके आहार के कारण जो है पेट में गैस बनता है, जिसके कारण पेट में अधिक तनाव उत्पन्न होता है और मल टाइट हो जाता है। इसके कारण पेट में दर्द शुरू हो जाता है और भोजन भी आसानी से पच नहीं पाता। परिणाम स्वरूप क्या होता है? व्यक्ति के आंत में इम्यून सिस्टम की कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है।
ये ध्यान देने वाली बात है। मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ। ये जो भी प्रोसेस्ड फूड हम खाते हैं या जो ऐसे लोगों को नहीं पचते हैं, जैसे चॉकलेट, फूल गोभी, दूध, बीन, शराब और पैकेट बंद चीजें, तो इनके कारण क्या होगा, ये पचेंगी नहीं। ज्यादा ऑयली चीज खाएंगे तो पेट में क्या बनेगी, गैस बनेगी। गैस बनने से क्या होगा, अधिक तनाव उत्पन्न होगा, जिससे क्या है, मोशन टाइट हो जाएगा, जिसके कारण पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और फिर भोजन भी जो है आसानी से नहीं पच पाता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति के आंत में इम्यून सिस्टम की कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। इसी कारण से पेट में दर्द होता है और आंत में बैक्टीरिया या वायरस की संख्या बढ़ जाने से पेट में हलचल शुरू हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या आती है। कुछ लोगों में वर्तमान समय में ये देखा जा रहा है कि कोविड के समय अगर उनको कोविड हुआ था तो उनके शरीर की जो सेल्स हैं, जो ऑटो इम्यून सेल्स हैं, उन उसका प्रभाव जो है कोविड के टाइम पे उनके पेट पे हो गया, कोविड का असर, जिसका असर आज भी है। तो ऐसे लोगों को भी जो है ऑटो इम्यूनिटी के कारण इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या हो गई है। तो ये भी एक कारण है। अब हम एक की कुछ कारण हैं, उन पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो एक कारण है नाभि का खिसकना। अगर नाभि अपनी जगह से खिसक जाए किसी भी कारण से तो आईबीएस की प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें जब तक मरीज की नाभि ठीक नहीं होगी उसका आईबीएस ठीक नहीं होगा। तो कई बार नाभि जो है खिसकी रहती है 10-10, 15-15 साल तक। तो कुछ जो है नाभि का ट्रीटमेंट देने से 2-4 ट्रीटमेंट में नाभि सेट हो जाती है। किसी किसी को वो जो टिश्यू है वो सेट होने के कारण जो है अपनी जगह बना लेता है, तो उसको ठीक करने में कई बार महीनों भी लग सकते हैं, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने भी। अगर जैसे किसी को 15-20 साल से नाभि खिसकी हुई है तो वो अपनी जगह बना लेगी, तो उसको अपनी जगह पे लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। कई बार ऐसा होगा कि आप 1-2 बार ट्रीटमेंट देंगे और उसकी नाभि सेट हो जाएगी और पेशेंट ठीक हो जाएगा। लेकिन कई बार कुछ केस ऐसे आएंगे कि वो नाभि सेट ही नहीं होगी, बार बार टिश्यू जो है वापस चला जाता है। तो ये हो गया नाभि का खिसकना, पहला कारण। दूसरा है पाचन तंत्र में असंतुलन होना। तो हमारा पाचन तंत्र रासायनिक प्रतिक्रियाओं का जटिल तालमेल है, जिसमें मुंह की लार से लेकर अमाशय यानी कि स्टमक, लीवर और पेनक्रियाज के रसायनों, एंजाइम व आंतों में उपस्थित गट बैक्टीरिया का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो आंतों के जीवाणु अपने आप को वैसे ही ढालने का प्रयास करते हैं जिस प्रकार के रसायन व आहार उन्हें उपलब्ध होते हैं। अगर आप गलत तरीके का खान पीन करते हैं तो आपके पेट में जो बैड बैक्टीरिया है, बुरे बैक्टीरिया है, वो बढ़ जाएंगे। अगर आपका सादा भोजन है, अच्छा भोजन है, तो गुड बैक्टीरिया रहेंगे और उनकी संख्या ज्यादा बढ़ेगी, जिससे कि पाचन सिस्टम ठीक रहता है। अब जो लोग प्रोसेस्ड खाना खाते हैं, 2-3 दिन का बासी भोजन खा लेते हैं, क्योंकि होटलों में तो वही मिलता है अक्सर, तो वो जो है आपके पेट में जो है बैड बैक्टीरिया को बढ़ाएगा, जिससे कि जो है ये प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। इसका तीसरा कारण जो है बैक्टीरिया है। तो अगर पाचन तंत्र में गुड बैक्टीरिया कम हो और बुरे बैक्टीरिया की संख्या ज्यादा हो, तब भी पाचन संस्थान में गड़बड़ी हो जाती है। जैसे मान लो अमीबा, तो अमीबा बढ़ जाए या और भी दूसरे पैरासाइट हैं, तो इस तरीके की जो बैड बैक्टीरिया अगर हो जाए तो वो जो है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का एक कारण बनते हैं। किसी किसी में यह जो है अगला कारण है दवाइयों के दुष्प्रभाव से। तो दवाइयों के दुष्प्रभाव के कारण आंतों के गुड बैक्टीरिया मर जाते हैं, जिससे कि ठीक से पाचन नहीं हो पाता है। जब कभी हमें बुखार होता है, हम एंटीबायोटिक खाते हैं, तो बुखार ठीक होने के बाद हम देखते हैं कि 2-4 दिन तक हमारा जो है पेट खराब रहता है। वो खराब इसलिए रहता है कि जो हमारे इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया हैं वो मर जाते हैं, जिसके कारण जो है पाचन सिस्टम कमजोर हो जाता है। अगला जो है तनाव कारण जो है, जिसको हमने अभी ऊपर देखा था। तो अत्यधिक तनाव, चिंता, डर और उत्साह से भी आईबीएस की समस्या जन्म ले लेती है। ऐसे कई लोग होते हैं जिनकी जिंदगी में घटने वाली घटनाएं, कई घटनाएं उनके मन पर गहरा आघात करती हैं, जिससे वह जिंदगी भर उभर नहीं पाते हैं
और पेट रोग हो जाता है। मन का ब्रेन से सीधा संबंध होता है। तो अगर मन में कोई आघात लगा है, कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है, तो हो सकता है ऐसे व्यक्ति को जो है आईबीएस की प्रॉब्लम आए या पेट जो है उनका गड़बड़ रहे। अगला कारण है मसल कॉन्ट्रैक्शन इन द इंटेस्टाइन। तो हमारी आंतों के जो मसल्स हैं सिकुड़ते और फैलते रहते हैं। तो सिकुड़ना फैलना, सिकुड़ना फैलना, जिसके कारण जो है भोजन आगे बढ़ता है। तो आंतों में मौजूद पेरिस्टल्सिस मूवमेंट अगर कम हो जाए, यानी कि संकुचन शक्ति कम हो जाए, तब कब्ज बनने लगती है। और यही गति अगर ज्यादा हो जाए तो दस्त लगने लगते हैं। तो पेरिस्टल्सिस मूवमेंट का प्रॉपर काम नहीं करने से भी आईबीएस हो सकता है। ठीक। अगला कारण जो है वो है नर्वस सिस्टम। जब आपके पेट में गैस या मल के कारण खिंचाव होता है तो आपके पाचन तंत्र में नसों की समस्याएं असुविधा का कारण बन सकती है। मस्तिष्क और आंतों के बीच खराब समन्वित संकेत आपके शरीर को पाचन क्रिया में आमतौर पर होने वाले परिवर्तनों पर अत्यधिक प्रतिक्रिया करने का कारण बन सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप दर्द, दस्त या कब्ज हो सकता है। ठीक है। यानी कि ब्रेन का और इंटेस्टाइन का जो संतुलन है वो अगर बना रहेगा, प्रॉपर उसको सिग्नल मिलते रहेंगे तो ठीक रहेगा। लेकिन अगर आपका नर्वस सिस्टम प्रॉपर सिग्नल नहीं दे रहा है, आपको अर्ज ही नहीं उठ रही है या सिग्नल ही नहीं मिल रहा है, तो वो भी जो है या तो कब्ज होने का कारण बनेगा या दस्त होने का कारण। आठवां है खाना। तो आईबीएस में किसी भी तरह के जो खाने की एलर्जी होती है, इंटॉलरेंस की जो है ना, उसके कारण जो है खाना पचता नहीं है, एलर्जी के कारण जो है, तो इसके कारण भी लोगों में आईबीएस हो जाता है या आईबीएस की प्रॉब्लम को ये चीजें बढ़ा देती हैं। कई लोगों में आईबीएस के लक्षण तब बदतर हो जाते हैं जब वे कुछ खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ खाते या पीते हैं। इनमें जैसे कि गेहूं, डेयरी उत्पाद, खट्टे फल, बीन्स, पत्ता गोभी, दूध और कार्बोनेटेड पेय। तो इन चीजों को खाने से जो है उनके जो लक्षण है वो है और खराब हो सकते हैं और प्रॉब्लम ये बढ़ा देते हैं। तो ऐसे लोगों को इन चीजों से बचना चाहिए। अगला टॉपिक है इसमें इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम से बचने के उपाय और सावधानियां। तो इस रोग में यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेशेंट के लिए भी बहुत जरूरी है और थेरेपिस्ट के लिए भी। तो इस रोग में पाचन शक्ति मंद रहती है, इसीलिए जब आप कम खाएंगे तो पाचन तंत्र प्रभावी तरीके से काम कर पाएगा। रोग ठीक होने तक भरपेट खाना ना खाएं, भूख से अधिक भी कभी नहीं खाएं। 3 रोटी की भूख है तो 2.5 रोटी ही खाएं। एक समय के आहार में केवल एक अनाज और एक दाल या सब्जी ही लें। रोटी और चावल दोनों को इकट्ठे खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक आहार में या तो चावल खाइए या फिर केवल रोटी खाइए। जब आप ऐसा करेंगे तो पाचन तंत्र पर अधिक दबाव नहीं पड़ेगा। भांति भांति के व्यंजन पचाने के लिए आपके तंत्र को भांति भांति के एंजाइम बनाने पड़ते हैं, और जब एंजाइम बनने में कमी रह जाएगी तो आपका भोजन भी सही से नहीं पचेगा। तो ब्याह शादियों में या अन्य दावतों में भी इस नियम का पालन आपको करना है कि चुन लें कि आपको कौन से एक अनाज और एक दाल, सब्जी या अन्य व्यंजन लेना है। ठीक है। अगला है दही, मट्ठा या छाछ का उपयोग। ऐसे पेशेंट के लिए ये तो अमृत है जिनको कब्ज रहती है। तो इनका उपयोग भोजन के अंत में ही करें, पहले कभी नहीं। खाली पेट दही या मट्ठा उपयोग करने से एसिडिटी और अफारा बढ़ जाया करता है, क्योंकि हमारे अमाशय का जो तेजाब है, HCl एसिड है, दही के लाभकारी बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। और खाली पेट लिया दही या मट्ठा केवल एसिडिक आहार बनकर आपको आपके कष्ट को बढ़ा देता है। तो दही या मट्ठे में क्या है, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं जिससे कि आंतों को काफी आराम मिलता है।
ठीक है। मसाले मिर्च, इसमें ध्यान दीजिए, मसालों में जीरा, काली मिर्च, अदरक, धनिया, दालचीनी, सौंफ, मेथी, जावित्री, लौंग, जायफल, अजवाइन इत्यादि सभी आपके लिए लाभकारी हैं। केवल लाल और हरी मिर्च से बचें या कम खाएं। लाल और हरी मिर्च को छोड़कर सभी प्रकार के मसाले आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। कितनी बार खाना चाहिए? तो रोग ठीक होने तक रोजाना केवल 2 या 3 बार ही आहार लें, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और इनके बीच में कम से कम 4 घंटे का तो गैप आप रखें। बार बार खाने से बचें। 2 आहारों के अंतराल में स्नैक्स जैसे बिस्किट, नमकीन इत्यादि से भी बचें। खाने के समय का अनुशासन कड़ाई से पालें। यह नहीं होना चाहिए कि किसी दिन नाश्ता 8 बजे किया और कभी सुबह 10 बजे, और खाने के दैनिक समय में 15 मिनट से आधे घंटे से अधिक हेर फेर नहीं होना चाहिए। एक और है जो 8 से 16 घंटे का फास्टिंग रहता है, वो भी आप नियम ऐसे पेशेंट रख सकते हैं कि 8 घंटे के भीतर 2 भोजन करना और 16 घंटे का उपवास करने को 8/16 के नियम से जाना जाता है। जब आप दोपहर 12 से 1 बजे के बीच और रात को 8 से 9 बजे तक 2 भरपेट भोजन लेते हैं और 16 घंटे के लिए अपने पाचन तंत्र को आराम देते हैं, तो चमत्कारिक लाभ ऐसे पेशेंट को देखने में मिलता है। कोशिश कीजिए कि सप्ताह में कम से कम 2 दिन आप इस नियम को जरूर पालें। आपको इन 2 दिनों में केवल अपना सुबह का नाश्ता नहीं लेना है, केवल दोपहर और रात के भोजन ही लेने हैं। सुबह से दोपहर तक जब भी आपको भूख का आभास हो तो पानी या नींबू पानी पी लिया करें। यह पेट के तंत्र को मजबूत भी करेगा और आराम भी देगा। लेकिन यह नियम तभी पालें जब आपको केवल आईबीएस की शिकायत हो। यदि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के साथ एसिड संबंधी कोई रोग हो, जैसे कि गैस्ट्राइटिस, जीईआरडी, पेप्टिक अल्सर, एसिडिटी इत्यादि हो, तो आपको 3 या 4 बार हल्के सुपाच्य आहार लेने चाहिए। अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी आप जो है 3 या 4 हल्के आहार लेना लाभकारी रहता है। इस 16 घंटे की उपवास अवधि में पानी, बिना दूध की चाय या नींबू पानी ले सकते हैं। एक आहारी उपवास अगर संभव हो तो उपचार उपचार अवधि में कभी कभार दिन भर में केवल एक भोजन ही लें रात के समय। इसे एक आहारी उपवास कहा जाता है। इसे आप महीने में 1 दिन भी करेंगे तो लाभ मिलेगा। बिना अनाज का आहार, आजकल के अनाज विशेषकर गेहूं ही कुछ पाचन में बाधा पहुंचाता है। कुछ लोगों को जो है गेहूं भी नहीं पचता है, उसकी वजह से उनका आईबीएस बढ़ जाता है। तो ऐसे लोगों को ज्वार है, बाजरा है, ऐसे मोटे अनाजों का उपयोग करना चाहिए। तो ये आपको देखना है कि भाई आपको कौन से अनाज आप पचा सकते हैं, वो आपको खाना है। तो इसे जानने के लिए क्या करेंगे कि आप 3 से 5 दिन केवल दाल, सब्जी और दही का ही सेवन करें। यदि आपको लाभ अनुभव हो तो पेट को पूरी तरह ठीक होने तक अनाज का उपयोग बंद कर दें। आपको बहुत जल्द लाभ होगा। यदि आपको अनाज तंग ना भी करते हैं तो भी सप्ताह में 1 या 2 दिन केवल सब्जियां, दाल और फल का ही सेवन करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा आईबीएस का चैप्टर खत्म होता है। अब हमारे न्यूरोथेरेपिस्टों के लिए कुछ ट्रीटमेंट है जो वो उपयोग कर सकते हैं, तो आप लोग लिखें। स्ट्रेस के लिए तो इनको सेरोटोनिन ट्रीटमेंट तो चलेगा हमेशा, इस चीज का ध्यान रखिए। तो मैं उसका पेज शेयर करता हूँ। तो अगर लूज मोशन हो तो लूज मोशन रोकने के लिए ये ट्रीटमेंट,
ये जो भी ट्रीटमेंट दिए हैं ये अक्सर मैंने प्रयोग किए हुए हैं, मैं खुद भी पेशेंट पे ये प्रयोग करता हूँ और बहुत बढ़िया रिजल्ट मिले हैं इनके। तो आप भी इनका ट्राई करें, वेद में भी है वैसे तो ये। तो लूज मोशन के लिए आप ये ट्रीटमेंट लिख लीजिए, 30 मेडुला 6 स्विट, सेकेंड स्टेप में 6 ADR 6 स्विट इंटू 3, एंड थर्ड स्टेप में 6 ADR 6 स्विट 5 पेन 3 म्यूकस 5 लीवर इंटू 3। ये इंटेस्टाइन को, जिनको लूज मोशन हो ऐसे पेशेंट के लिए आप ये ट्रीटमेंट प्रयोग करेंगे। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए राउंड नॉर्मल लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट फॉर्मूला है, ये दे सकते हैं। कॉड आइक्यूना प्लस नॉर्मल एज ए नॉर्मल 1 पॉइंट लीवर इंटू 6। ओल्ड यूडीएफ के साथ में आप राउंड नॉर्मल लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट फॉर्मूला। फिर न्यू डीएफ चेंज के साथ भी आप जो है लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट फॉर्मूला या राउंड नॉर्मल वगैरह उसके साथ भी आप जोड़ के दे सकते हैं, उससे भी जो है कब्ज के पेशेंट में काफ़ी राहत देखने को मिलती है। इन्फेक्शन ट्रीटमेंट, जिनको क्रॉनिक अक्सर ऐसे पेशेंट में ये भी देखा गया है कि क्रॉनिक इन्फेक्शन जो है वो हो जाता है, उसको निकालने के लिए आप जो है इन्फेक्शन ट्रीटमेंट दे सकते हैं। आगे आगे है सेरोटोनिन ट्रीटमेंट, जो तनाव या चिंता हो या इस तरीके का अगर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो तो इसके साथ पेशेंट की काउंसलिंग भी करें और उनको जो है सेरोटोनिन बनाने के जो ट्रीटमेंट है वो आप दे सकते हैं। इसमें सेरोटोनिन ट्रीटमेंट भी काम करता है और प्योर न्यूरोट्रांसमीटर ट्रीटमेंट भी काम करता है। अगर जैसे मोशन में खून आता है तो उसके लिए आप अपना जो इंजरी ट्रीटमेंट है वो आप दे सकते हैं। नाभि अगर खिसक जाती है तो उसके कई सारे तरीके हैं, उनमें से एक ट्रीटमेंट आपके सामने है, जैसे एब्डोमेन सेटिंग वगैरह करें, 3 ONS 6 NNS, जैस गैस ऑल 3 साइड, या नॉर्मल है। तो इस तरीके से आप जो है नाभि को सेट करने का प्रयास करें। अगर प्लस 0 में दर्द ज़्यादा हो तब आप जो है ऐसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और बैक्टीरिया अगर आंतों में बढ़ जाए उनको निकालने के लिए 12 मेडुला इंटू 3 आप दे सकते हैं। ठीक है। ऐसे लोगों को गुड बैक्टीरिया बढ़ाने के लिए प्रोबायोटिक के तौर पे दही भी लिया जा सकता है। अब आप सभी लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने नाम के साथ में और मुझे जो है व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो जो भी लोग ज्वाइन हुए हैं उनको नोट्स भेज दिए जाएंगे।
ठीक है, अभी हम आपके अगर कुछ क्वेश्चन है तो हमारा जो नेशनल न्यूरोथेरेपी एजुकेशन ग्रुप है आप उसमें डाल सकते हैं। तो क्योंकि काफ़ी सेशन लंबा हो गया है तो हम क्वेश्चन का समाधान करने की कोशिश करेंगे।